दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1 हफ्ते पहले एक शॉर्ट नोटिफ़िकेशन के द्वारा रेलवे की वैकेंसी के बारे में पता चली थी, जिसका पूरा डिटेल्स नोटिफ़िकेशन नेक्स्ट वीक जारी कर दिया गया। ये वैकेंसी थी इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की, जिसमें आपको पता है कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी जब भी आती है, बड़ी संख्या में आती है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि लोको पायलट की वैकेंसी मात्र आपको 5,696 देखने को इस बार मिलेगी। इसको लेकर के स्टूडेंट में बहुत ही रोष है गवर्नमेंट के प्रति कि इतने साल इंतजार के बाद भी सिर्फ इतनी वैकेंसी देखने को क्यों मिल रही है। और इसे बढ़ाने के लिए लगातार हम लोग ट्विटर कैंपेन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि इसे सरकार बढ़ाने का प्रयास करे। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी है वो लेवल 2 के अंडर आती है और इसका जो ग्रेड पे होता है इनिशियल वो 19,900 होता है और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होता है। जिसमें इस बार आपको 18 से 30 ईयर्स यानी कि 18 से 30 वर्ष के अंदर अगर आपका एज है और यूआर से आप हैं तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को लेकर भी माँगें चल रही हैं। दोस्तों, फॉर्म अप्लाई आप अच्छा से कर पाएँगे और कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म अप्लाई करते समय किन-किन गलतियों से हमें बचना है, इस पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी सालों की मेहनत बेकार चली जाती है। जो मेरा 2018 में और उसके बाद रेलवे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसके माध्यम से मैं आपको कुछ बातों को लेकर के अलर्ट करने जा रहा हूँ कि आपको किन-किन बातों पे ध्यान देना है फॉर्म अप्लाई करते समय। एक नंबर आपको ये ध्यान देना है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो उस समय फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपने जो मार्कशीट पे जो स्पेलिंग लिखा हुआ है आपके नाम का, उस पे विशेष करके ध्यान दें। आपके मार्कशीट पे जो नाम स्पेलिंग लिखा हुआ है वही स्पेलिंग आप फॉर्म अप्लाई करते समय भरें। क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय इसमें बहुत ही प्रॉब्लम होता है और यहाँ तक कि आपको मतलब अपने सिलेक्शन से भी दूर होना पड़ सकता है। कई बार क्या होता है कि आपके नाम में जैसे राम, भरोस या अगर इस तरह से आपका नाम है, अगर उस दोनों के बीच में राम और भरोस के बीच में अगर गैप है, तो आप गैप देकर ही फॉर्म भरें। ये नहीं कि आपके नाम के बीच में गैप है और आप एक साथ लिख दे रहे हैं राम भरोस। तो इस तरह से आपको बाद में क्या होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय समस्या होगा। हो सके आपके पिताजी के नाम में इस तरह का जो वर्ड्स हैं इस तरह से हों, अगर एक साथ हैं तो एक साथ भरें, अलग-अलग हैं तो अलग-अलग भरें। दूसरी बात है दोस्तों कि जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाएँ, तो फॉर्म अप्लाई करते समय जब आपका सिग्नेचर अपलोड करने को कहा जाता है, तो आप वही सिग्नेचर अपलोड करें जो आप अभी तक अपना सिग्नेचर करते आ रहे हैं। और दूसरी बात आप जो सिग्नेचर करते हैं वो रनिंग हैंडराइटिंग में होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप अपना सिग्नेचर करते हैं अमित नाम से तो आपका रनिंग हैंडराइटिंग होना चाहिए, यानी अमित कुमार अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो इस तरह से होना चाहिए। दूसरी बात है दोस्तों, रनिंग हैंडराइटिंग में सिग्नेचर के साथ-साथ आप फुल सिग्नेचर करें और वही सिग्नेचर आपको हर एक स्टेज में करना है क्योंकि बाद में अगर आपका सिग्नेचर में मिसमैचिंग मिलता है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएँगे। दोस्तों, मैं बहुत पहले से ही बोलता रहा कि जो भी कैंडिडेट जिस कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं, यानी अगर उनका कास्ट रिज़र्वेशन है, तो वो कास्ट सर्टिफ़िकेट पहले से ही बना के रखें। क्योंकि इस बार जब रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन चल रहा था, तो कास्ट सर्टिफ़िकेट को लेकर के बहुत समस्याएँ हो रही थी। बहुत बार क्या हो रहा था, करंट के कास्ट सर्टिफ़िकेट माँगे जा रहे थे, बहुत बार बोला जा रहा था कि जब आप फॉर्म अप्लाई किए थे, उस समय के कास्ट सर्टिफ़िकेट दें। इसको लेकर के मेरे को पता चल गया था कि इस बार जब फॉर्म आएँगे, तो आपको कास्ट सर्टिफ़िकेट अपलोड करने को भी बोल सकते हैं, जो कि इस बार पूरी उसी तरह से दिखी है। इसलिए जो भी दोस्त ओबीसी सर्टिफ़िकेट अपना बनवा लिए हैं, ओबीसी चाहे वो एससी से हों, चाहे एसटी से हों, चाहे ईडब्ल्यूएस से हों, जो भी सर्टिफ़िकेट बनवा लिए हैं, सर्टिफ़िकेट को ध्यान से देख लें, किसी भी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक आपके सर्टिफ़िकेट में नहीं होना चाहिए। आपके मार्कशीट पे जो आपका स्पेलिंग है नाम का, वही सेम आपके कास्ट सर्टिफ़िकेट में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप इसे करेक्शन करवा लें और करेक्शन करवा के इसको अपलोड करें क्योंकि बाद में इसको लेकर के भी समस्या होता है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूँ कि जो फ़ोटो आप अपलोड करते हैं, तो फ़ोटो जो रेलवे द्वारा यानी आरआरबी के द्वारा जो इस नोटिफ़िकेशन में जिस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसी तरह के फ़ोटो अपलोड करें। बहुत बार देखने को मिलता है कि जिस तरह के इंस्ट्रक्शन रेलवे द्वारा नहीं दिए गए हैं, उस तरह के फ़ोटो अपलोड नहीं करने पे बाद में एप्लीकेशन उनका रिजेक्ट हो जाता है और उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह की गलती आप ना करें क्योंकि 2018 में इस तरह की गलती बहुत सारे कैंडिडेट किए थे और उनके फॉर्म जो हैं एप्लीकेशन फॉर्म वही रिजेक्ट कर दिए गए थे। बहुत लोग तो ऐसा भी काम किए थे कि अपने सेल्फी वाले ही फ़ोटो अपलोड कर दिए थे। तो इस तरह की गलतियाँ आप लोग ना दोहराएँ अगर आप इतनी मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि आपको भी पता है कि मेहनत के साथ-साथ फ़ॉर्म को बारीकी से भरना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सालों से मेहनत कर रहे हैं और फ़ॉर्म ही गलत भर देंगे तो बाद में आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। यानी आपको डीबी के समय में बहुत तरह का प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूँ कि जब आपका आइडेंटिफ़िकेशन मार्क्स माँगा जाता है, फ़ॉर्म अप्लाई करते समय आपको आइडेंटिफ़िकेशन मार्क्स देना होता है आपके पहचान के लिए। तो इस समय आप उसी आइडेंटिफ़िकेशन मार्क्स को चुनें जो आपके मतलब मैक्सिमम विज़िबल हों यानी अच्छी तरह से क्लियर रूप से दिखाई दें।
क्योंकि जब मेडिकल देने आप जब जाएँगे फाइनल सिलेक्शन के समय और एग्ज़ाम के समय, तो आपकी इन सब चीज़ों को लेकर के वेरिफ़िकेशन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों एक बात आप लोग को बता दूँ कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं, जो कि पहले हुए एग्ज़ामों में भी पकड़े जा चुके हैं। 2018 में हो या 2019 के जो नोटिफ़िकेशन आए थे रेलवे के, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे पकड़े गए और उनको हमेशा के लिए रेलवे एग्ज़ाम से डिबार कर दिया गया। यानी कि भविष्य में वो कभी भी यहाँ तक कि रेलवे नहीं, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम को वो नहीं दे पाएँगे फ्यूचर में। तो इसलिए दोस्तों आप लोग ऐसी गलती ना करें, ज़्यादा मतलब जो चालाकी करते हैं वो बाद में फँसते हैं। इसलिए कोई भी दोस्त 2 अलग-अलग बोर्ड से 2 अलग-अलग ज़ोन से फॉर्म अप्लाई ना करें। आप एक ही जगह से अप्लाई करें और ईमानदारी से अपना एग्ज़ाम मेहनत के साथ दें। उसके बाद से दोस्तों इसके बाद ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि ये जो लोको पायलट की वैकेंसी है, ये मिनिमम आईटीआई आपके पास क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। इसके बाद अगर आप डिप्लोमा हैं, उसके बाद से आप बीटेक हैं, तो आप इसको दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने आईटीआई किया है, फिर डिप्लोमा किया है, फिर बीटेक किया है, तो आप तीनों अपनी डिग्रियों को ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक क्वेश्चन के द्वारा पूछा गया है कि आई हैव डन डिप्लोमा एंड डिग्री, कैन आई ऐड बोथ द क्वालिफ़िकेशन? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि येस, क्लिक ऑन द ऐड बटन, फिल इन द क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स एंड क्लिक ऑन द ऐड बटन अगेन। यानी कि इस तरह से आप जितने भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन है हायर डिग्री तक के, उतने आप फॉर्म अप्लाई करते समय उसे ऐड कर दें। बशर्ते आपकी कोई भी डिग्रियाँ ईयर से कोइंसाइड नहीं होना चाहिए। बहुत कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं कि पैरेलली 2-2 डिग्रियाँ करते हैं, यानी कि इधर आईटीआई भी उसी ईयर में कंप्लीट हुआ है और डिप्लोमा भी उसी ईयर में, 2 अलग-अलग कॉलेजों से। तो इस केस में आप गलत हैं, लेकिन अगर आप कोई भी अलग-अलग ईयर में डिग्रियाँ किए हैं, जैसे मान लीजिए कि 2010 से 2012 तक आईटीआई किए हैं, उसके बाद 12 से 15 तक पॉलिटेक्निक किए हैं या उसके आगे जो भी एक शेड्यूल में किए हैं, उसको आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ये मान्य होंगी। नहीं तो बाद में आपको इन सब डिग्रियों को चाहेंगे कि उस समय मैं शो कर पाऊँ डीबी के समय, तो ये आपके डिग्रियाँ एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। हाँ, बाद में आप उसे ऐड करवा सकते हैं। तो बाद में जो ऐड करवाना होता है उसमें थोड़ा-सा समस्या होता है, आपको दौड़-भाग करनी पड़ती है, इसीलिए जो भी आपका हायर क्वालिफ़िकेशन है, वहाँ तक आप फॉर्म भरते समय उसे मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों एलपी से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है, मैं आपको इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आने वाला समय में लोको पायलट की वैकेंसी बढ़े और एक साथ एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।